सभी को नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी लॉटरी। जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसे नहीं होती। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता, चाचा, अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर जोर करे, किसके नाम पर रुपया आए। रहेगा तो घर में ही ना। मगर विक्रम को सब्र न हुआ। औरों के नाम रुपए आएंगे तो बहुत होगा, 10-5 हजार मिल जाएंगे। इतने रुपयों में उसका क्या होगा। उसकी जिंदगी में बड़े बड़े मंसूबे थे। पहले तो संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी। एक एक कोने की यात्रा करनी थी। पीरू और ब्राजील, टिम्बकटू, होनोलुलु, ये सब उसके प्रोग्राम में थे। वो आंधी की तरह महीने 2 महीने उड़कर लौट आने वालों में न था। वह एक स्थान में कई कई दिन ठहर कर वहां के रहन सहन, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना, संसार यात्रा पर एक वृहद ग्रंथ लिखना चाहता था। फिर उसे एक बड़ा सा पुस्तकालय बनवाना था, जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाएं। पुस्तकालय के लिए वह 2 लाख रुपए तक खर्च करने को तैयार था। बंगला, कार, फर्नीचर तो मामूली बातें थी। पिता या चाचा के नाम रुपए आए तो 5 हजार से ज्यादा का डोल नहीं। अम्मा के नाम आए तो चलो 20 हजार मिल जाएंगे। लेकिन भाई साहब के नाम आ गए तो ढेला हाथ न लगेगा। वह आत्माभिमानी था। घर वालों से खैरात या पुरस्कार के रूप में कुछ लेने की बात उसे अपमान सी लगती थी। कहा करता था, भाई किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूब मरना अच्छा है। जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान ना निकाल सके तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए। वह खुद बेकार था। घर में लॉटरी टिकट के लिए उसे कौन रुपया देगा। और वो मांगे भी तो कैसे। उसने बहुत सोच विचार कर कहा, क्यों ना हम तुम साझे में एक टिकट ले लें। तजवीज मुझे भी पसंद आई। मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था। 20 रुपए मिलते थे। उसमें बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। 10 रुपए का टिकट खरीदना मेरे लिए सफेद हाथी खरीदने जैसा था। हाँ, एक महीना दूध, घी, जलपान और ऊपर के सारे खर्चे तोड़कर 5 रुपए की गुंजाइश निकल सकती थी। फिर भी डरता था, कहीं से कोई बाली रकम मिल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े। विक्रम ने कहा, कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालूं। कह दूंगा उंगली से फिसल पड़ी। अंगूठी 10 रुपए से कम न थी। उसमें पूरा टिकट आ सकता था। अगर कुछ खर्च किए बिना ही टिकट में आधा साझा हुआ जाता है तो क्या बुरा है। सहसा विक्रम फिर बोला, लेकिन भाई तुम्हें नकद देने पड़ेंगे। मैं 5 रुपए नकद लिए बगैर साझा न करूंगा। अब मुझे औचित्य का ध्यान आ गया। बोला, नहीं दोस्त, बुरी बात है। चोरी चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और मुझे तुम्हारे साथ डांट भी पड़ेगी। आखिर ये तय हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकंड हैंड किताबों की दुकान पर बेच दी जाएं और उस रुपए से टिकट लिया जाए। किताबों से ज्यादा बेजरूरत हमारे पास कोई चीज न थी। हम दोनों ही मैट्रिक पास थे। और ये देखकर कि जिन्होंने डिग्रियां ली हैं और आंखें फोड़ी हैं और घर के रुपए बर्बाद किए हैं, वह भी जूतियां चटका रहे हैं, हमने वही हाल कर दिया। मैं स्कूल मास्टर हो गया और विक्रम मटर गश्ती करने लगा। हमारी पुरानी पुस्तकें अब दीमकों के सिवा हमारे किसी काम की न थी। हमसे जितना चाटते बना चाटा और उनका सतत निकाल लिया। अब उसे चूहे चाटे या दीमक, हमें परवाह न थी। आज हम दोनों ने उन्हें कूड़ेदान से निकाला, झाड़ पोंछ कर एक बड़ा सा गट्ठर बांधा। मास्टर था, किसी बुक सेलर की दुकान पर किताबें बेचता तो झेप होती। मुझे सभी पहचानते थे, इसलिए ये खिदमत विक्रम के सुपुर्द हुई और आधे घंटे में वो 10 रुपए का नोट लिए उछलता कूदता आ पहुंचा। मैंने उसे इतना प्रसन्न कभी न देखा था। किताबें 40 रुपए से कम की न थी, पर ये 10 रुपए उस वक्त हमें जैसे पड़े हुए मिले। अब टिकट में आधा साझा होगा, 10 लाख की रकम मिलेगी। 5 लाख मेरे हिस्से, 5 विक्रम के। हम अपने इसी विचार में मगन थे। मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा, 5 लाख भी कुछ कम नहीं होते। विक्रम इतना संतोषी न था। बोला, 5 लाख क्या, हमारे लिए तो इस वक्त 500 भी बहुत है भाई। मगर जिंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ गया। मेरी यात्रा वाली स्कीम तो टल नहीं सकती। हाँ, पुस्तकालय जरूर गायब हो गया। मैंने आपत्ति की, आखिर यात्रा में तुम 2 लाख से ज्यादा तो खर्च ना करोगे। जी नहीं, उसका बजट है 3.5 लाख का। 7 वर्ष का प्रोग्राम है। 50 हजार रुपए साल ही तो हुए। 4 हजार महीना कहो। मैं समझता हूँ 2 हजार में तुम बड़े आराम से रह सकते हो। विक्रम ने गर्म होकर कहा, मैं शान से रहना चाहता हूँ, भिखारियों की तरह नहीं। 2 हजार में तुम शान से रह सकते हो। जब तक मुझे जब तक आप अपने हिस्से में से 2 लाख मुझे ना दे देंगे, पुस्तकालय न बन सकेगा। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ हो। मैं तो बेजोड़ बनवाऊंगा, इसका तुम्हें अख्तियार है। लेकिन मेरे रुपए में से तुम्हें कुछ न मिल सकेगा। मेरी जरूरतें देखो, तुम्हारे घर में काफी जायदाद है।
तुम्हारे सिर पर तो कोई बोझ भी नहीं, मेरे सिर पर तो सारी गृहस्थी का बोझ है। 2 बहनों का विवाह है, 2 भाइयों की शिक्षा है, नया मकान बनवाना है। मैंने तो निश्चय कर लिया, सब रुपए सीधे बैंक में जमा कर दूँगा, उनके सूद से काम चलाऊँगा। कुछ ऐसी शर्तें लगा दूँगा कि मेरे बाद भी कोई इस रकम में हाथ ना लगा सके। विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा, हाँ, ऐसी दशा में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है। खैर, मैं ही तुम्हें मैं ही सब तकलीफें उठा लूंगा। लेकिन बैंक में सूद का दर तो बहुत गिर गया है। हमने कई बैंकों के सूद का दर देखा, स्थायी कोष का भी, सेविंग बैंक का भी। बेशक बेशक दर कम थी, 2 ढाई रुपया सैकड़ा ब्याज पर जमा करना व्यर्थ है। क्यों ना लेन देन का कारोबार शुरू किया जाए। विक्रम भी यात्रा पर न जाएगा, दोनों के साझे में कोठी चलेगी। जब कुछ धन जमा हो जाएगा तब देखेंगे, तभी यात्रा पर जाएंगे। लेन देन में सूद भी अच्छा मिलेगा और अपना रोबदाब भी खूब रहेगा। हाँ, जब तक अच्छी जमानत ना हो किसी को रुपया ना देना चाहिए। क्यों? भाई कोई ना दे वापस तो क्या करेंगे? और जमानत पर रुपया दे ही क्यों? जायदाद रहन लिखवा कर रुपए देंगे, फिर तो कोई खटका ना रहेगा। अब मंजिल भी तय हुई। अब प्रश्न उठा कि टिकट पर किसका नाम रहे। विक्रम ने अपना नाम रखने के लिए बड़ा आग्रह किया। अगर उसका नाम न रहा तो वो टिकट ही न लेगा। मैंने कोई उपाय न देखकर मंजूर कर लिया और बिना किसी लिखा पढ़ी के, जिससे आगे चलकर मुझे बड़ी परेशानी हुई। एक एक करके इंतजार के दिन कटने लगे। भोर होते ही हमारी आंखें कैलेंडर पर जम जाती। मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला हुआ था। स्कूल जाने के पहले और स्कूल से आने के बाद हम दोनों साथ साथ बैठकर अपने अपने मंसूबे बांधा करते, और इस तरह साए साए की कोई सुन न ले। हम अपने टिकट खरीदने का रहस्य छिपाए रखना चाहते थे। ये रहस्य जब सतत का रूप धारण कर लेगा, उसी वक़्त हम लोगों को बताएँगे। उस दृश्य का नाटकीय आनंद हम छोड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन बातों-बातों में विवाह का ज़िक्र आ गया। विक्रम ने दार्शनिक गंभीरता से कहा, "भाई, शादी-वादी का जंजाल तो मैं पालना नहीं चाहता। व्यर्थ की चिंता और हाय-हाय, पत्नी की नाज़-नखरेदारी में ही बहुत से रुपए उड़ जाएँगे।" मैंने उसका विरोध किया, "हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन जब तक जीवन के सुख-दुःख का कोई साथी ना हो, जीवन का आनंद ही क्या? मैं तो विवाहित जीवन से इतना विरक्त नहीं हूँ। हाँ, साथी ऐसा चाहता हूँ जो अंत तक साथ रहे, और ऐसा साथी पत्नी के अलावा कोई नहीं हो सकता।" विक्रम जरूरत से ज्यादा तुनक मिजाजी से बोला, खैर, अपना अपना दृष्टिकोण है। आपको बीबी मुबारक और कुत्तों की तरह उसके आगे पीछे चलना मुबारक, और बच्चों को संसार की सबसे बड़ी विभूति और ईश्वर की सबसे बड़ी दया समझना मुबारक। बंदा तो आजाद रहेगा, अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां गए, जहां चाहे वहां रहे, जहां चाहा वहां घर। ये नहीं कि हर वक्त एक चौकीदार आपके सिर पर सवार हो। जरा सी देर हुई घर आने में, फौरन जवाब तलब हुआ, कहाँ थे अब तक? आप कहीं बाहर निकले? फौरन सवाल हुआ, कहाँ जाते हो? कहीं दुर्भाग्य से पत्नी जी भी साथ हो गई, तब तो डूब मरने के सिवा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं रह जाता। भैया, मुझे आपसे जरा भी सहानुभूति नहीं है। बच्चे को जरा सा जुकाम क्या हुआ, आप बेतहाशा दौड़े जा रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। जरा उम्र खिसकी और लौंडे मनाने लगे कि अब आपका प्रस्थान करें और वह गुलछर्रे उड़ाए। मौका मिला तो आपको जहर भी खिला देंगे, और मशहूर किया कि आपको कॉलरा हो गया था। मैं इस जंजाल में नहीं पड़ता, ना 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 ना। कुंती आ गई। विक्रम की छोटी बहन थी, कोई 11 साल की, छठे में पढ़ती थी और बराबर फेल होती थी। बड़ी चिलबिली, बड़ी शौक। इतने धमाके से द्वार खोला कि हम दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए। विक्रम बिगड़ कर बोला, तू बड़ी शैतान है कुंती, किसने तुझे बुलाया है यहाँ? कुंती ने खुफिया पुलिस की तरह कमरे में नजरें दौड़ाकर कहा, तुम लोग हरदम यहाँ किवाड़ बंद की क्या बातें करते हो? जब देखो यहीं बैठे रहते हो, न कहीं घूमने जाते हो, न तमाशा देखना, न कोई जादू मंतर। विक्रम ने उसकी गर्दन पकड़कर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक मंत्र जगा रही है, जिसमें तुझे ऐसा दूल्हा मिले जो रोज गिनकर 5,000 हंटर जमाए, सड़ासड़ सड़ासड़। कुंती उसकी पीठ पर बैठकर बोली, मैं ऐसे दूल्हे से ब्याह करूंगी जो मेरे सामने खड़ा होकर पूंछ हिलाता रहेगा। मैं मिठाई के दाने फेंकूंगी और वो चाटेगा। जरा भी चीचपड़ करेगा, कान गर्म कर दूंगी। अम्मा को लॉटरी के रुपए मिलेंगे तो 50,000 रुपए अम्मा मुझे देगी। बस चैन करूंगी मैं दोनों वक्त ठाकुर जी से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। अम्मा कहती है, कुंवारी लड़कियों की दुआ कभी निष्फल नहीं होती। मेरा मन तो कहता है अम्मा को जरूर रुपए मिलेंगे भैया। मुझे याद आया, मैं एक बार अपने ननिहाल देहात में गया था, तो वहां सूखा पड़ा हुआ था। भादों का महीना आ गया था, मगर पानी की बूंद न बरसी। तब लोगों ने चंदा करके गांव की सब कुंवारी लड़कियों की दावत की थी, और उसके तीसरे ही दिन मूसलाधार वर्षा हुई। अवश्य ही कुंवारियों की दशा में, दुआ में असर हुआ होता होगा।
मैंने विक्रम को अर्थपूर्ण आंखों से देखा और विक्रम ने मुझे। आंखों ही में हमने सलाह कर ली और निश्चय भी। विक्रम ने कुंती से कहा, अच्छा, तुझसे एक बात कहें, किसी से कहेगी तो नहीं? नहीं, तू तो बड़ी अच्छी लड़की है, किसी से ना कहेगी। मैं आपकी तुझे खूब पढ़ाऊंगा और पास करा दूंगा। बात यह है कि हम दोनों ने भी लॉटरी का टिकट लिया है। हम लोगों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना किया कर। अगर हमें रुपए मिले तो तेरे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा देंगे, सच में। कुंती को विश्वास न आया। हमने कसम खाई। वो नखरे करने लगी। जब हमने उसे सिर से पांव तक सोने हीरे से मढ़ देने की प्रतिज्ञा की, तब वो दुआ करने को राजी हुई। लेकिन उसके पेट में मिठाई पच सकती थी, पर जरा सी बात ना पची। सीधे अंदर भागी। एक क्षण में सारे घर में खबर फैल गई। अब जिसे देखिए विक्रम को डांट रहा है। अम्मा भी, चाचा भी, पिता भी, केवल विक्रम की शुभकामनाएं या किसी और बात से, कौन जाने। बैठे बैठे तुम्हें हिमाकत ही सूझती है। रुपए लेकर पानी में फेंक दिए। घर में इतने आदमियों ने तो टिकट लिया ही था, तुम्हें लेने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें उससे कुछ ना मिलता? और तुम भी मास्टर साहब, बिल्कुल घोंघा हो। लड़के को अच्छी बातें क्या सिखाओगे? उसे और चौपट किए डालते हो। विक्रम तो लाडला बेटा था, उसे और क्या कहते। कहीं रूठ कर एक दो जून खाना न खाए तो आफत ही जाए। सारा गुस्सा मुझ पर उतरा। इसकी सोहबत में लड़का बिगड़ जाता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अब वाली कहावत मेरी आंखों के सामने थी। मुझे बचपन की घटना याद हो आई। होली का दिन था। शराब की बोतल मंगवाई गई। मेरे मामू साहब उन दिनों आए हुए थे। मैंने चुपके से कोठरी में जाकर गिलास में एक घूंट शराब डाली और पी गया। अभी गला जल ही रहा था कि आंखें लाल हो गईं। मामू साहब कोठरी में आ गए और मुझे मानो सेंध में गिरफ्तार कर लिया। और इतना बिगड़े कि मेरा कलेजा सूख कर छुहारा हो गया। अम्मा ने भी डांटा, पिता ने भी डांटा। मुझे आंसुओं से उनकी क्रोधाग्नि शांत करनी पड़ी। और दोपहरी को मामू साहब नशे से पागल होकर गाने लगे। फिर रोए, फिर अम्मा को गालियां दी। दादा को मना करने पर भी मारने दौड़े। आखिर में कह करके जमीन पर बेसुध नजर आए। विक्रम के पिता बड़े ठाकुर साहब और चाचा छोटे ठाकुर साहब दोनों जड़वादी थे। पूजा पाठ की हंसी उड़ाने वाले पूरे नास्तिक। मगर अब दोनों बड़े निष्ठावान और ईश्वर भक्त हो गए थे। बड़े ठाकुर साहब प्रातःकाल गंगा स्नान करने जाते, मंदिरों के चक्कर लगाते, दोपहर को सारी देह में चंदन लपेटे घर लौटते। छोटे ठाकुर साहब भी घर पर ही गर्म पानी से स्नान करते। गठिया से ग्रस्त होने पर भी राम नाम लिखना शुरू कर देते। धूप निकल आने पर पार्क की ओर निकल जाते। चींटियों को आटा खिलाते। शाम होते ही दोनों भाई अपने ठाकुर द्वारे में जा बैठते और आधी रात तक भगवत कथा तन्मय होकर सुनते। विक्रम के बड़े भाई प्रकाश को साधु महात्माओं पर अधिक विश्वास था। वह मठों और साधुओं के अखाड़ों तथा कुटियों की खाक छानते और माताजी तो भोर से आधी रात तक स्नान, पूजा और व्रत के सिवा कोई दूसरा काम ही न करती थी। उस उम्र में भी उन्हें श्रृंगार का शौक था, पर आजकल पूरी तपस्विनी बनी हुई थी। लोग नाहक लालसा को बुरा कहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि हमने जो ये भक्ति और निष्ठा, धर्म, प्रेम है, वह केवल हमारी लालसा, हमारी हवस के कारण है। हमारा धर्म स्वार्थ के बल पर टिका है। हवस मनुष्य के मन और बुद्धि का इतना संस्कार कर देती है कि ये मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। हम दोनों भी ज्योतिषियों और पंडितों से कभी-कभी प्रश्न करके अपने को कभी दुखी कर लेते, कभी खुश। जो लॉटरी का दिन समीप आता जाता, हमारे चित्त की शांति उड़ती जाती थी। हमेशा उसी ओर मन टंगा रहता। मुझे आप ही आप अकारण संदेह होने लगा कि कहीं विक्रम मुझे हिस्सा देने से इनकार न कर दे। तो मैं क्या करूंगा? साफ इनकार कर जाए कि तुमने टिकट में साझा किया ही नहीं। न कोई तहरीर है, न कोई दूसरा सबूत। सब कुछ विक्रम की नीयत पर है। उसकी नीयत जरा भी डामाडोल, मेरा काम तमाम। कहीं फरियाद नहीं कर सकता, मुंह तक नहीं खोल सकता। अब अगर कुछ कहूं भी तो कोई लाभ नहीं। मगर उसकी नीयत में फितूर आ गया है। अब तो तब तो वो अभी से इनकार कर देगा। अगर नहीं आया है तो इस संदेह से उसे मर्मात्म वेदना होगी। आदमी ऐसा तो नहीं है, मगर भाई दौलत पाकर किसी का भी ईमान डगमगा सकता है। अभी तो रुपए नहीं मिले। इस वक्त ईमानदार बनने में क्या खर्च होता है? परीक्षा का समय तो तब आएगा जब 10 लाख रुपए हाथ में होंगे। मैंने अपने अंतःकरण को टटोला। अगर टिकट मेरे नाम होता और मुझे 10 लाख मिलते, तो क्या मैं आधे रुपए बिना कान पूछ हिलाए विक्रम के हवाले कर देता? कहता, तुमने मुझे 5 रुपए उधार दिए थे, उसके 10 ले लो, 100 ले लो, और क्या करोगे? मगर नहीं, मुझ में इतनी बेईमानी ना होती। दूसरे दिन हम अखबार देख रहे थे। सहसा विक्रम ने कहा, कहीं हमारा टिकट निकल आए तो?
मुझे अफ़सोस होगा कि नाहक तुमने साझा किया। वो सरल भाव से मुस्कुराया और उसने कहा, मगर ये उसकी आत्मा की झलक थी, जिसे वो मज़ाक की आड़ में छिपाना चाहता था। मैंने चौंक कर कहा, सच? लेकिन इसी तरह मुझे भी तो अफ़सोस हो सकता है। लेकिन टिकट तो मेरे नाम का है। अच्छा मान लो, मैं तुम्हारे साझे से इनकार कर जाऊँ? मेरा खून ठंडा हो गया। आँखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समझता था। मगर है बहुत संभव 5 लाख सोचो, दिमाग चकरा जाता है। तभी भई अभी कुशल है, लिखी पढ़ी कर लो। ये संशय रहे ही क्यों? विक्रम ने हंसकर कहा, तुम बड़े शकी हो यार। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भला ऐसा कहीं हो सकता है? 5 लाख क्या, 5 करोड़ भी हों, तब भी ईश्वर चाहेगा तो नियत में फर्क ना आने दूंगा। किंतु मुझे उसके इन आश्वासनों पर बिल्कुल विश्वास न आया। मन में एक संशय बैठ गया। मैंने कहा, ये तो मैं जानता हूँ तुम्हारी नीयत कभी विचलित नहीं हो सकती, पर फिर भी लिखा पढ़ी में हर्ज ही क्या है? फजूल ही सही तो पक्के कागज पर लिखना पड़ेगा। 10 लाख की कोर्ट की फीस है 7,500। किस भ्रम में हैं आप? मैंने सोचा भला से सादी लिखा-पढ़ी के बल पर कानूनी कार्रवाई न कर सकूंगा, पर इन्हें लज्जित करने का, इन्हें जलील करने का, इन सब के सामने बेईमान सिद्ध करने का अवसर तो मेरे हाथ आएगा और दुनिया में बदनामी का भय ना हो, तो आदमी न जाने क्या करे। अपमान का भय कानून के भय से किसी तरह कम क्रियाशील न होता। बोला, मुझे सादे कागज पर ही विश्वास हो जाएगा। विक्रम ने लापरवाही से कहा, जिस कागज का कोई कानूनी महत्व नहीं, उसे लिखकर समय क्यों नष्ट किया जाए? मुझे निश्चय हो गया कि विक्रम की नियत में अभी से फर्क आ गया। नहीं तो सादा कागज लिखने में क्या बाधा हो सकती है? बिगड़ कर कहा, तुम्हारी नियत तो अभी से खराब हो गई है। उसने निर्लजता से कहा, तो क्या तुम साबित करना चाहते हो कि ऐसी दशा में तुम्हारी नियत न बदलती? मेरी नियत इतनी कमजोर नहीं है। रहने भी दो, बड़े आए नियत वाले। अच्छे अच्छों को देखा है। तुम्हें इसी वक्त लेखबद्ध होना पड़ेगा। मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, तो मैं भी नहीं लिखता। तो क्या तुम समझते हो तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे? मैं कह देता हूँ विक्रम, हमारी दोस्ती का अंत ही न हो जाएगा, बल्कि इससे कहीं भयंकर परिणाम होंगे। हिंसा की एक ज्वाला सी मेरे अंदर दहक उठी। सहसा दीवान खाने में झड़प की आवाज सुनकर मेरा ध्यान उधर चला गया। हम दोनों ठाकुर बैठा करते थे। जहां दोनों ठाकुर बैठा करते थे, उनमें ऐसी मैत्री थी जो आदर्श भाइयों में ही हो सकती है। राम और लक्ष्मण में भी इतनी नहीं रही होगी। झड़प की तो बात ही क्या, मैंने उनमें कभी विवाद होते भी न सुना था। बड़े ठाकुर जो कह दें, वही छोटे ठाकुर के लिए कानून था, और छोटे ठाकुर की इच्छा देखकर बड़े ठाकुर कोई बात कह देते थे। हम दोनों को आश्चर्य हुआ। दीवान खाने के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। हम दोनों भाई अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए थे। एक एक कदम आगे भी बढ़ाए थे। आंखें लाल, मुख विकृत, तोरियां चढ़ी हुई, मुट्ठियां बंधी हुई। मालूम होता था बस हाथापाई होना ही चाहती है। छोटे ठाकुर ने हमें देखकर पीछे हटते हुए कहा, सम्मिलित परिवार में जो कुछ भी है, कहीं से भी आए, किसी के भी नाम आए, सबका बराबर है। बड़े ठाकुर ने विक्रम को देखकर एक कदम और आगे बढ़ाया। हरगिज नहीं। अगर मैं कोई जुर्म करूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सम्मिलित परिवार नहीं, मुझे सजा मिलेगी। सम्मिलित परिवार को नहीं, यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है। इसका फैसला तो अदालत में जाकर ही होगा। शौक से जाइए आप अदालत। अगर मेरे लड़के, मेरी बीवी या मेरे नाम की लॉटरी मिली, तो आपका उससे कोई संबंध ना होगा। उसी तरह जैसे आपके नाम लॉटरी निकले, तो मुझसे कोई संबंध ना होगा। अगर मैं जानता कि आपकी ऐसी नीयत है, तो मैं भी बीवी बच्चों के नाम से टिकट ले सकता था। ये आपकी गलती है, इसलिए कि मुझे विश्वास था आप भाई हैं। ये जुआ है, आपको समझ लेना चाहिए था। जुए की हार जीत का खानदान पर कोई असर नहीं पड़ सकता। अगर आप कल को 10-5 हजार रेस में हार जाएं, तो खानदान उसका जिम्मेदार ना होगा। मगर भाई का हक दबाकर आप सुखी नहीं रह सकते। आप ना ब्रह्मा है ना कोई महात्मा। विक्रम की माता ने सुना दोनों भाइयों में ठनी हुई है और मल युद्ध हुआ चाहता है, तो दौड़ी हुई बाहर आई और दोनों को समझाने लगी। छोटे ठाकुर ने बिगड़ कर कहा, आप मुझे क्या समझाती हैं? उन्हें समझाइए जो चार चार टिकट लेके बैठे हैं। मेरे पास क्या एक टिकट है, उसका क्या भरोसा? मेरी अपेक्षा जिन्हें रुपए मिलने का चौगुना चांस है, उनकी नीयत बिगड़ जाए तो लज्जा और दुख की बात है। ठाकुराइन ने देवर को दिलासा देते हुए कहा, अच्छा मेरे रुपए में से आधी तुम्हारे। अब तो खुश हो? बड़े ठाकुर ने बीबी की जबान पकड़ ली। क्यों आधा ले लेंगे? एक ढेला ना दूंगा। हम मुरावत और सहृदयता से काम लें, सहृदयता से काम लें। फिर भी उन्हें पांचवें हिस्से से ज्यादा किसी तरह ना मिलेगा। आधे का दावा किस नियम से हो सकता है? न बुद्धि से, न धर्म से, न नैतिक से।
छोटे ठाकुर ने खिसिया कर कहा, सारी दुनिया का कानून आप ही तो जानते हैं, जानते ही हैं। 30 साल तक वकालत नहीं की है। ये वकालत निकल जाएगी जब कलकत्ता के सामने के बैरिस्टर खड़े कर दूंगा। बैरिस्टर की ऐसी तैसी, चाहे वह कलकत्ते का हो चाहे लंदन का, मैं आधा लूंगा, उसी तरह जैसे घर की जायदाद में मेरा आधा है। इतने में विक्रम के बड़े भाई साहब सिर और हाथ में पट्टी बांधे लंगड़ाते हुए, कपड़ों पर ताजा खून के दाग लगाए, प्रसन्न मुख आकर एक आराम कुर्सी पर गिर पड़े। बड़े ठाकुर ने घबरा कर पूछा, अरे तुम्हारी ये क्या हालत है? ये चोट कैसे लगी? किसी से मारपीट तो नहीं हुई? प्रकाश ने कुर्सी पर लेटकर एक बार फिर कहा और मुस्कुराकर बोले, जी कोई बात नहीं, ऐसी बहुत चोटें नहीं लगी हैं मुझे। हम्म। प्रकाश ने कहा, कैसे कहते हो चोट नहीं लगी? सारा हाथ सारा सिर सूज गया, कपड़े खून से तर हैं। मामला क्या है? कोई मोटर दुर्घटना तो नहीं हो गई? बहुत मामूली चोट है साहब, 2 4 दिन में अच्छी हो जाएंगी, घबराने की बात नहीं है। प्रकाश के मुख पर आशापूर्ण शांतिपूर्ण मुस्कान थी। क्रोध, लज्जा या प्रतिशोध की भावना का नाम न था। बड़े ठाकुर ने व्यग्र होकर पूछा, लेकिन हुआ क्या? ये क्यों नहीं बताते? किसी से मारपीट हुई तो थाने में रपट करवा दूं। प्रकाश ने हल्के मन से कहा, मारपीट किसी से नहीं हुई। बात यह है कि मैं जरा झक्कड़ बाबा के पास चला गया था। आप तो जानते हैं, वो आदमियों की सूरत से भागते हैं, पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं। जो डरकर भागा वो गया, जो पत्थर की चोटें खाकर भी उनके पीछे पड़ा रहा, वो पारस हो गया। यही परीक्षा लेते हैं वो। आज मैं वहां पहुंचा तो कोई 50 आदमी जमा थे। कोई मिठाई लिए, कोई बहुमूल्य भेंट लिए, कोई कपड़ों का थान लिए। झक्कड़ बाबा ध्यान में थे। एकाएक उन्होंने आंखें खोली तो ये जनसमूह देखा। कोई पत्थर चुनकर उनके पीछे दौड़े। फिर क्या था? भगदड़ मच गई। लोग गिरते पड़ते भागे, हुर्र हो गए। एक भी न टिका। अकेला मैं घंटा घर की तरह डटा रहा। बस उन्होंने पत्थर चला ही दिया। पहला सिर में लगा, उनका निशाना अचूक पड़ता है। खोपड़ी भन्ना गई, खून की धार बह चली, लेकिन मैं हिला नहीं। फिर बाबा ने दूसरा पत्थर फेंका, हाथ में लगा, गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वहां सन्नाटा था, बाबा भी गायब था। अंतर्ध्यान हो जाया करते हैं ना वो। किसी पुकारूं, किसी सवारी लाने को कहूं? मारे दर्द के हाथ कटा पड़ता था और सिर से अभी तक खून जारी था। किसी तरह उठा, सीधा डॉक्टर के पास गया। उन्होंने देखकर कहा, हड्डी टूट गई है, पट्टी बांध दी, गर्म पानी से सेकने को कहा है, शाम को फिर आएंगे। मगर चोट लगी तो लगी, अब लॉटरी मेरे नाम की आई धरी है, ये निश्चित हुआ। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि झक्कड़ बाबा की मार खाकर कोई नामुराद रह गया हो। मैं तो सबसे पहले उस बाबा की ही कुटी बनवा दूंगा। बड़े ठाकुर साहब के मुख पर संतोष की झलक दिखाई दी। फौरन पलंग बिछ गया। प्रकाश उस पर लेटे। ठकुराइन पंखा झलने लगी। उनका भी मुख प्रसन्न था। इतनी चोट खाकर 10 लाख पा जाना कोई बुरा सौदा न था। छोटे ठाकुर के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। ज्यों ही बड़े ठाकुर भोजन करने गए, ठकुराइन भी प्रकाश के लिए भोजन का प्रबंध करने गई। त्यों ही छोटे ठाकुर ने प्रकाश से पूछा, क्या बहुत जोर से पत्थर मारते हैं? जोर से तो क्या मारते होंगे, है ना? प्रकाश ने उनका आशय समझकर कहा, अरे पत्थर नहीं मारते, बम गोला मारते हैं, बम गोला। देव सा डील डोल है, बलवान इतने कि घूसे में शेर का काम तमाम कर दे। कोई ऐसा वैसा आदमी हो तो एक पत्थर में टै हो जाए। कितने ही तो मर गए, मगर आज तक झक्कड़ बाबा पर मुकदमा नहीं चला। 2 4 पत्थर मारकर ही रह जाते, जब तक आप गिर ना पड़े, बेहोश ना हो जाएं। वो मारते ही जाएंगे। मगर रहस्य यही है कि आप जितने ज्यादा चोट खाएंगे, आप अपने उद्देश्य के उतने ही पास पहुंचेंगे। प्रकाश ने ऐसा रोए खड़े कर देने वाला चित्र खींचा कि छोटे ठाकुर थर्रा उठे। पत्थर खाने की हिम्मत ना पड़ी। आखिर भाग्य के निपटारे का दिन आया। जुलाई की 20वीं तारीख, कत्ल की रात। हम प्रातःकाल उठे तो जैसे एक नशा चढ़ा था, आशा और भय के द्वंद का। दोनों ठाकुरों ने घड़ी रात रहे घना गंगा स्नान किया, मंदिर में बैठकर पूजन किया। आज मेरे मन में श्रद्धा जागी। मंदिर में जाकर मन ही मन ठाकुर जी की स्तुति करने लगा। अनाथों के नाथ, तुम्हारी कृपा दृष्टि क्या हम पर ना होगी? तुम्हें क्या मालूम नहीं हम कितनी मुश्किल से टिकट खरीदे हैं? तुम अंतर्यामी हो, संसार में सबसे ज्यादा दयावान तुम ही हो। विक्रम सूट बूट पहने मंदिर के द्वार पर आया। मुझे इशारे से बुलाकर इतना कहा, मैं डाक खाने जाता हूँ, और हवा हो गया। जरा देर में प्रकाश मिठाई के थाल लिए हुए घर से निकले और मंदिर के द्वार पर खड़े कंगालों को बांटने लगे। उनकी एक भीड़ जमा हो गई थी। दोनों ठाकुर भगवान के चरणों में लो लगाए हुए थे, सिर झुकाए थे, आंखें बंद अनुराग में डूबे थे। बड़े ठाकुर ने पुजारी जी की ओर देखा और बोले, भगवान तो बड़े वत्सल हैं, बड़े भक्त वत्सल हैं, क्यों पुजारी जी? पुजारी जी ने समर्थन किया, हाँ सरकार,
भक्तों की रक्षा के लिए क्षीर सागर से दौड़े आते हैं। गज को ग्राह के मुंह से बचाया। एक क्षण के बाद छोटे ठाकुर ने सिर उठाया और पुजारी जी से बोले, क्यों पुजारी जी? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सबके दिल का हाल जानते हैं। पुजारी जी ने समर्थन किया। हाँ सरकार, अंतर्यामी ना होते तो सबके मन की बात कैसे जानते? शबरी का प्रेम देखकर खुद उनकी मनोकामना पूर्ण की। पूजन समाप्त हुआ, आरती हुई। दोनों भाइयों ने आज ऊंचे स्वर में आरती गाई। बड़े ठाकुर ने 2 रुपए थाल में डाले, छोटे ठाकुर ने 4 रुपए डाले। बड़े ठाकुर ने एक बार कोप दृष्टि से देखा और मुंह फेर लिया। सहसा बड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा, तुम्हारा मन क्या कहता है पुजारी? पुजारी बोला, सरकार की फतेह है। छोटे ठाकुर ने पूछा, और मेरी? पुजारी ने उसी मुस्तैदी से कहा, आपकी भी फतेह है। बड़े ठाकुर श्रद्धा से डूबे भजन गाते हुए मंदिर से निकले। प्रभु जी, मैं तो आयो शरण तिहारे। हाँ प्रभु जी। 1 मिनट में छोटे ठाकुर भी मंदिर से गीत गाते हुए निकले। अब पत राखे मोर दया निधि, तोरी गति लखी न परे। मैं भी पीछे निकला। जाकर मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करनी चाहिए, पर उन्होंने थाल हटाकर कहा, आप रहने दीजिए, मैं अभी बाटे डालता हूँ। अब रह ही कितनी गई है। मैं खिसिया कर डाकखाने की तरफ चला। तभी विक्रम मुस्कुराता हुआ साइकिल पर आ पहुंचा। उसे देखते ही सभी जैसे पागल हो गए। दोनों ठाकुर सामने खड़े थे। दोनों ठाकुर कहने लगे, पूछने लगे, पूछते हुए विक्रम की तरफ बाज की तरह झपटे। प्रकाश की थाल में थोड़ी सी मिठाई बच रही थी, वह भी उनको जमीन पर पटक कर दौड़ा। मैंने तो उस उन्माद में विक्रम को गोद में उठा लिया, मगर कोई उससे कुछ पूछता ही नहीं। सभी जय जयकार की हाक लगा रहे थे। बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखकर कहा, बोलो राजा रामचंद्र की जय। छोटे ठाकुर ने छलांग मारी, बोले, बोलो हनुमान जी की जय। प्रकाश तालियां बजाता हुआ बोला, दुहाई झक्कड़ बाबा की। विक्रम ने जोर से कह कहा मारा, फिर अलग खड़ा होकर बोला, जिसका नाम आया है उससे 1 लाख लूंगा। बोलो मंजूर है? बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा। पहले तो बता। ना, यूं ही नहीं बताता। छोटे ठाकुर बिगड़े। बताने के लिए लाख। शाबाश। प्रकाश ने त्योरी चढ़ाई। क्या डाक खाना हमने देखा नहीं है? अच्छा तो अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग फौजी अटेंशन की दशा में निश्चल खड़े हो गए। होश आवाज ठीक रखना। सभी पूर्ण सचेत हो गए। अच्छा तो कान खोल कर सुनो। इस शहर का सफाया है। इस शहर का ही नहीं, संपूर्ण भारत का सफाया है। अमेरिका के एक हबशी का नाम आया है। बड़े ठाकुर झल्लाए, झूठ झूठ बिल्कुल झूठ। छोटे ठाकुर ने पैंतरा बदला, कभी नहीं। 3 महीने की तपस्या यूं ही रही, वाह। प्रकाश ने छाती ठोक कर कहा, यहाँ सिर फुड़वाए और हाथ तोड़वाए, दिल लगी है क्या? इतने में और 2500 आदमी उधर से रोनी सूरत लिए निकले। बेचारे भी डाक खाने से अपनी किस्मत को रोते चले आ रहे थे। मार ले गया, अमेरिका का हबशी मार ले गया। अभागा, पिशाच, दुष्ट। अब कैसे किसी को विश्वास न आता। बड़े ठाकुर झल्लाए हुए मंदिर में गए और पुजारी को डिसमिस कर दिया। इसलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा है, हराम का माल खाते हो और चैन करते हो। छोटे ठाकुर साहब की तो जैसे कमर ही टूट गई। 2-3 बार सिर पीटा और वहीं बैठ गए। मगर प्रकाश के क्रोध का पारावार न था। उसने अपना मोटा सोटा लिया और झक्कड़ बाबा की मरम्मत करने चला। माता जी ने केवल इतना कहा, सबों ने बेईमानी की है, मैं कभी मानने की नहीं। हमारे देवता क्या करें, किसी के हाथ से थोड़ी ही छीन लाएंगे। रात को किसी ने खाना नहीं खाया, मैं भी उदास बैठा था। विक्रम आकर बोला, चलो होटल से कुछ खा आए। घर में तो चूल्हा नहीं जला। मैंने पूछा, तुम डाक खाने से आए तो बहुत प्रसन्न क्यों थे? उसने कहा, जब मैंने डाक खाने के सामने हजारों की भीड़ देखी तो मुझे अपने लोगों के गधेपन पर हंसी आई। एक शहर में जब इतने आदमी हैं तो सारे हिंदुस्तान में इसके 1000 गुने से कम ना होंगे, और दुनिया में तो लाख गुने से ज्यादा होंगे। मैंने आशा का जो एक पर्वत सा खड़ा कर रखा था, वह एक बारगी इतना छोटा हुआ कि राई बन गया, और मुझे हंसी आ गई। जैसे कोई दानी पुरुष छटाक भर अन्न हाथ में लेकर 1 लाख आदमियों को न्योता दे बैठे, और यहाँ हमारे घर का एक एक आदमी समझ रहा है। मैं भी हंसा। हम्म, हाँ, बात तो यथार्थ में यही है कि हम दोनों लिखा पढ़ी के लिए लड़ते मरते थे। मगर सच बताना, तुम्हारी नीयत खराब हुई थी कि नहीं? विक्रम मुस्कुरा कर बोला, अब क्या करोगे पूछकर, बात को पर्दे में रहने दो। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है या पसंद नहीं भी आई है, तो भी आप मुझे अपने विचार साझा कर सकते हैं। आपकी दोस्त को आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगली ऑडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहें।